गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग वाला फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज़ क्या क्या हैं। फर्स्ट न्यूज है, कैटलीन कारिको और ड्रू विस्मैन चिकित्सा में 2023 नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं। तो इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? चिकित्सा के लिए दिया गया है। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा कि जो नोबेल जो प्राइज दिया जाता है ये एवरी ईयर अक्टूबर के फर्स्ट मंडे यानी फर्स्ट मंडे जब आता है तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, सेकंड डे यानी ट्यूसडे को भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार से इसका एक क्रम चलता रहता है। यह एक इन्फॉर्मेशन बस ध्यान रखना है, इसे कहीं एग्जाम में आपसे पूछ नहीं रहा है, एक वन काइंड ऑफ नॉलेज के लिए आप इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कि आखिर इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किया था जिसके कारण इनको क्या दिया गया है? नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है। आप लोगों ने एक मैसेंजर RNA सुना होगा, mRNA। क्या है यह? मैसेंजर RNA। ओके, मैसेंजर RNA के लिए चलिए क्या किया गया था कि इस RNA क्या M स्मॉल m होता है, कैपिटल RNA राइनोन्यूक्लिक एसिड। ओके, इस तकनीक से जिसने क्या किया था? कोविड-19 के टीकों का मार्ग प्रशस्त किया था। ओके, कोविड-19 के टीकों का इसने मार्ग प्रशस्त किया था, mRNA के लिए इनको दिया गया है। इसके साथ ही कैटलीन कारिको जो क्या कहाँ के हैं? यह एक हंगरी मूल के निवासी है, हंगरी मूल के हैं लेकिन अमेरिकी प्रोफेसर। कैटलीना क्या है? कैटलीना कारिको हंगरी मूल की अमेरिकी बायोकेमिस्ट्री, आप इसे अमेरिकी प्रोफेसर मान सकते हैं। शी इज फीमेल, ये एक फीमेल है। ध्यान रखना है कि फीमेल को मिला है क्योंकि बहुत बार क्या होता है अंग्रेजी में मेल और फीमेल का तो पता ही नहीं चल पाता है। ओके, तो ये एक फीमेल है जो कि आपकी हंगरी मूल की है, अमेरिकी प्रोफेसर है। इसके साथ ही जो अन्य व्यक्ति जिनको दिया गया है, जो ड्रू विस्मैन, ये भी क्या है? ये भी अमेरिका के ही एक क्या है? ये भी अमेरिका प्रोफेसर है। एक मेल एक फीमेल को दिया गया है, दोनों अमेरिका के हैं, लेकिन जो कैटलीना है वो हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर है। ओके, नाउ अब थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेते हैं mRNA टीकों को लेकर के। mRNA टीकों का जो दिसंबर 2020 में इसको उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई थी। जैसे आपने सुना होगा मॉडर्ना हो गया या आपका फाइजर कंपनी हो गई या आपका बायोनटेक, इन सबों को क्या किया गया था? इसके द्वारा ही उन्होंने किसके द्वारा किया था? mRNA के द्वारा ही टीकों का जो है निर्माण किया था। mRNA टीके जो है क्या करते हैं? अनुवांशिक जो अणु प्रदान करते हैं। अणु यानी क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स को प्रदान करते हैं। जेनेटिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अणु को बताते हैं। उसके अलावा जो कोशिकाओं को बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनता है। ये बॉडी को क्या करते हैं? जो हमारे सेल्स होते हैं उसको ये बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है। ओके, तो इसको ये ध्यान रखेगा, mRNA यानी मैसेंजर RNA, शॉर्ट फॉर्म मैसेंजर RNA क्या करता है कि ये अनुवांशिक अणु प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो कोशिकाओं को बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। और वे क्या करते हैं? पारंपरिक जो टीके होते हैं, जो अमूमन जो जनरली टीके जो होते हैं, जो एक ट्रेडिशनल टीके जो बनते आए हैं उनसे ये भिन्न होते हैं। ओके, ये क्या करेंगे? जो कमजोर वायरस हो गया या जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे हमला करता है उसके से ये क्या करते हैं? एक वायरस के एक प्रोटीन के प्रमुख टुकड़े का ये उपयोग करते हैं। यानी जो कमजोर वायरस या वायरस के प्रोटीन के प्रमुख टुकड़े का यह उपयोग करते हैं। हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो क्या करता है? उससे लड़ने में यह कारगर होता है। तो इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द इसका और क्या इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मॉडर्ना और फाइजर, मैंने भी आपको बताया था कि मॉडर्ना और फाइजर एंड बायोटेक टीके mRNA तकनीक पर ही आधारित थे। ओके, वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इनको कब दिया जाएगा नोबेल प्राइज? तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड जो नोबेल है उनकी पुण्यतिथि पर कब? 10 दिसंबर। ये डेट ध्यान रखिएगा कि 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर। ओके, स्टॉकहोम में उन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिलेगा। कहाँ दिया जाएगा? स्टॉकहोम में उन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिलेगा। तो किस पर बेस्ड है यह? mRNA जो है उसके टीके पर यह आधारित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया। तो किसके द्वारा जाति आधारित जो है अभी बोल सकते हैं जो सर्वे किया गया है, तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, इसको ध्यान रखना है। ओके, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो सेंसस जारी किया गया है इसमें कौन से आरक्षित वर्ग कितने हैं या आपके सभी का देख लेते हैं एक बार। बिहार के कार्यवाहक के मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहाँ पर?
पटना में क्या क्या सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, ओके, विवेक कुमार सिंह के द्वारा। अब यहाँ पर राज्य की आबादी जो है अप्रोक्स बताई गई है जो 13 करोड़ से अधिक है। राज्य की आबादी कितनी है? 13 करोड़ से अधिक है। और इस 13 करोड़ की आबादी में अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा जो जाति समूह है वो किसका है, तो अत्यंत पिछड़ी जाति, अत्यंत यानी ईबीसी, अत्यंत यानी क्या हो जाएगा, ईबीसी जो है सबसे पिछड़ी जाति है। इसका अगर बात की जाए कि कितना परसेंट है, 36.01% हिस्सा है। कितना है? 36.01%। और इसकी अगर पूरी पॉपुलेशन की बात की जाए तो इतना है पॉपुलेशन। हालांकि यह आंकड़ा थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाएगा, आंकड़ों में, परसेंटेज में तो ध्यान रह जाएगा कि 36.01% है। अगर बात की जाए कि राज्य में जो पिछड़ी जाति हैं यानी बीसी, बीसी कितनी है? 27.1% है, 27.12% है। इसकी संख्या करीब 3 करोड़ 54 लाख है। और कहा गया है कि जो यादव जो है इस राज्य में सबसे बड़ा समूह है। यादव जो इस राज्य में सबसे बड़ा समूह है और राज्य की जनसंख्या का कितना है? 14.26%। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन की बात की गई किसकी है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर कौन है? तो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग। ओके, पॉपुलेशन कितना है? तो 13 करोड़ से अधिक है। राज्य की जनसंख्या में जो अनुसूचित जाति है यानी एससी की बात की गई है तो एससी कितना है? एससी की हिस्सेदारी है 19.65%, जो कि कितना है? करीब करीब 2 करोड़ 56 लैक्स। एक हमेशा आंकड़ा और ये परसेंटेज दोनों ध्यान रख लीजिए, लेकिन आसान तो इसे याद रखना होगा। नेक्स्ट है सामान्य वर्ग के लोग यानी जो अनारक्षित कैटेगरी के हैं वो कितने हैं? 15.52% है। इनकी आबादी 2 करोड़ है इनकी आबादी। और जनजातीय आबादी राज्य की कितना है? जनजाति यानी अगर हम एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की, तो ये 1.68% है। तो यहाँ पर एसटी कितना हो गया? 1.68%। एंड आपका जो बोला जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग है कितना है? 36.02%। पिछड़ा वर्ग कितना है? तो यह पिछड़ा वर्ग करीब कितना दिया गया है? पिछड़ा वर्ग आपका, पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 27.12% है। अगर जनरल की बात की जाए तो 15.52% है। एससी कितने हैं? तो एससी की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 19.65% एंड एसटी 1.68% है। ये सभी आंकड़ों को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, ये सभी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिहार सरकार ने जाति विवरण के साथ साथ जो धर्म आधारित पॉपुलेशन है उसका भी डेटा इन्होंने जारी किया है। किसका? धर्म आधारित जनसंख्या का। और इसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? हिंदू धर्म की होगी। तो हिंदू धर्म कितना है? करीब 82% हो गया हिंदू धर्म का। उसके बाद कौन सी आएगी? मुस्लिम आबादी 17.7% है। इसके बाद ईसाई है और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? आपका सिख आ जाएगा। ईसाई धर्म थर्ड पर है, फोर्थ में सिख है। चलिए, तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के क्वेश्चंस में। हाँ, अगले मतलब आप देखेंगे तो लगातार ये जाति आधारित आपका मेंस का क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो आएगा ही इससे। इसके अलावा अगर आप अभी लगातार जितने भी एक साल में एग्जाम देते रहेंगे वहाँ पे देखेंगे जाति आधारित जो है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन इंटरव्यू फेस करने टाइम भी जाति आधारित से क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास ने 28वें महानिदेशक सीमा सड़क यानी डीजीबीआर के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो किसने किया है? लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? रघु श्रीनिवासन। आप इमेज में देख रहे हैं रघु से, और इनका कौन सा क्रम है? 28वां है ये। ओके, और किसकी जगह ले रहे हैं? तो ये राजीव चौधरी की, सेवानिवृत्ति की जगह लेंगे, राजीव चौधरी की जगह ले रहे हैं ये। इसको ध्यान रखना है। भारत के पहले क्या है? सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो है किया गया है। और यह उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि जहाँ पर भी अगर आपका पहला वर्ड जुड़ जाए तो अपने आप में क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का जो पहला सोलर रूफ है, ये इसका साइकिलिंग एक जो बनाई गई है, कहाँ किया गया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद में डिटेल जानकारी लेते हैं। जो नगर पालिका प्रशासन है और आपका शहरी, अगर बोला जाए शहरी विकास मंत्री के कौन है? तारक रामा राव ने हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। और यह दुनिया में अपनी तरह का, इस तरह का जो ट्रैक है, ये दूसरा साइकिलिंग ट्रैक है दुनिया में। इसके अलावा यहाँ पर 16, क्योंकि क्या बोला गया है? सोलर रूफ की बात की गई है, तो 16 मेगावाट
सोलर रूफ जो है इतना 16 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए 16,000 सौर पैनल जो है लगाए गए हैं, जिनका उपयोग क्या किया जाएगा, रात में वहां पर ट्रैक को रोशनी करने के लिए किया जाएगा। तो कितने मेगावाट का लगा है, 16 मेगावाट का, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इसके साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में 17 सितंबर को, यानी लास्ट अभी कुछ दिन पहले, एक मंथ हुआ भी नहीं है, 17 सितंबर 2023 को हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया गया था और इसके लिए राष्ट्र ध्वज भी फहराया गया था, जो कहाँ किया गया था, सिकंदराबाद में फहराया गया था। और किसके द्वारा फहराया गया था, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अब 17 सितंबर 2023 को ही क्यों मनाया गया मुक्ति दिवस, क्योंकि 17 सितंबर 1948 को क्या हुआ था, हैदराबाद भारतीय संघ का हिस्सा बन चुका था। और किसके ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के तहत किया गया था। और इसमें उनकी, इसको मिलाने में मुख्य भूमिका किसकी रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन पोलो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय हैदराबाद में करीब 17 जो थे, 17 जो थे, ये पोलो के मैदान रहे थे। सबसे अधिक पोलो के मैदान हैदराबाद में ही थे। और हैदराबाद उस समय में काफ़ी एक बड़ा जो बोल सकते हैं रियासत था, जिसके अंतर्गत कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र ये सभी आते थे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी ने एमपी में कई पहलों की शुरुआत की है। कहाँ पर, एमपी में कई पहलों की शुरुआत की है। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पहल हैं। कई पहलों में तो बहुत सारे पहल आ जाएंगे, कौन कौन सी पहल है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, ग्वालियर से आरंभ किया। ग्वालियर से क्या किया, एमपी में लगभग कितने, इनका बजट कितना का है, और इन सभी पहलों का 19,260 करोड़ कि इन्होंने कई विकास जो परियोजनाओं की इन्होंने क्या कर रखी है, आधारशिला रखी है, राष्ट्र को समर्पित किया है। तो सबसे पहले बजट ध्यान रखिएगा, 19,260 करोड़ का यह बजट है। उन्होंने ग्वालियर और श्योपुर में क्या किया है, 1530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन, कितने का प्रोजेक्ट है ये, जल जीवन मिशन कितने का प्रोजेक्ट है, 1530 करोड़ का। बस ये ध्यान रखना है कि 1530 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा उन्होंने ग्वालियर हो गया, विदिशा हो गया, या आपका कटनी, बुरहानपुर, नरसिंहपुर, दमोह, अगर, मालवा, इन सबों में क्या किया है, जो क्रिटिकल केयर यूनिट होती है, क्रिटिकल केयर यूनिट, इसकी भी उन्होंने क्या है, आधारशिला रखी है। किसकी, क्रिटिकल केयर यूनिट की आधारशिला रखी है। इसके अलावा 150 करोड़ से, इसकी लागत कितनी है, और इस क्रिटिकल केयर यूनिट की लागत है 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। क्रिटिकल यूनिट की कितनी लागत है, 150 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। जल जीवन मिशन की कितनी है, 1530 करोड़ है। इसके अलावा उन्होंने आईआईटी इंदौर, कौन सी है, आईआईटी इंदौर के शैक्षणिक भवन का भी क्या किया है, लोकार्पण किया है, आईआईटी इंदौर। अगर बात की जाए इंदौर में, उन्होंने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी आधारशिला रखी है। किसकी है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। और उज्जैन में क्या है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप की भी आधारशिला रखी है। ये सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन पूछ ले। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर राष्ट्र को समर्पित किया। 1080 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग परियोजनाओं की भी आधारशिला इन्होंने रखा है। दिल्ली बड़ोदरा, और वो 5 अलग अलग क्या होगा, रेल प्रोजेक्ट होगा, और दूसरा क्या होगा, सड़क प्रोजेक्ट होगा। तो सड़क प्रोजेक्ट बात की जाए तो दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस वे को भी हरी झंडी दिखाई, जिसके लगभग कितना है, 11,000 इतने करोड़ के लागत से इसको बनाया जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, देख लेते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ी ने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जिसके कारण यहाँ पे आप 2 इमेज देख रहे हैं। ओके, ये जो 2 इमेज देख रहे हैं, इसमें मोदी जी के द्वारा क्या दिया गया, उनको बधाई दिया गया है। लेकिन बात की जाए डॉक्टर मोहम्मद कौन है, ये रही डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ी। ये इमेज को ध्यान रखिएगा ना, कि यहाँ पे मत चले आइएगा। मुइज़ी ने मालदीव का क्या किया है, राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया है, जिसके कारण मोदी जी के द्वारा उनको बधाई दी गई है। अब बात आती है कि 50 एक्चुअली क्या है कि मालदीव का कानून है कि वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव जो जीतने के लिए कम से कम 50% वोट होना चाहिए। तो जो मोहम्मद मुइज़ी हैं, उनको कितना दिया गया है, 53% वो वोट जो है प्राप्त किए हैं। नाउ अब थोड़ा हम लोग मालदीव के बारे में जानकारी लेते हैं। ये हिंद महासागर में, मालदीव आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आपको मालदीव मैप में लोकेट हो रहा है। ये हिंद महासागर में क्या है, एक आपका किस प्रकार का, यह एक द्वीपीय देश है। ठीक है, यह द्वीपीय देश है। यह श्रीलंका रहा, और भारत, ये इंडिया है ना। भारत के कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह
दक्षिण पश्चिम में। ओके, मालदीव द्वीपीय देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह एशिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है और एशिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा कि अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो एशिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश और एशिया का दूसरा सबसे कम आबादी वाला देश है। और इसकी राजधानी, मालदीव की राजधानी कहाँ है? मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? माले हो जाएगी। माले यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इसकी राजधानी कहाँ है? माले, माले। और इसका करेंसी की बात की जाए तो मालदीवियन रुपया, मालदीवियन रुपया। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। यूपी सरकार ने 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन लखनऊ और वाराणसी में कौन सा अभियान को शुरू किया है? लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान को शुरू किया है। हर घर सौर अभियान कहाँ पर? तो लखनऊ और वाराणसी में। और वाराणसी में भी क्या किया गया है? एक देश एक पंचांग। इसको एक देश एक पंचांग कहाँ के है? तो ये वाराणसी से इसको भी आरंभ किया गया है। तो कहाँ पर है यह? लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान शिविर की शुरुआत जो है कहाँ की गई है? यह आपके यूपी से की गई है। कब किया गया है? 2 अक्टूबर। डेट भी ध्यान रखना है। चलिए, यूपी सरकार ने लोगों के द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान को शुरुआत की है। यह शिविर महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित किया गया क्योंकि 2 अक्टूबर है तो इसको ध्यान रखना। उद्देश्य राज्य के निवासियों द्वारा क्या करना है कि सौर ऊर्जा का क्या यूज है उसके उपयोग को बढ़ाना है। सौर ऊर्जा के उपयोग को यूपी सरकार की जो सौर ऊर्जा की नीति है 2022 का उद्देश्य क्या है? आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं में 6000 मेगावाट, इसकी एक जो नीति रही है सौर ऊर्जा नीति 2022, इसका उद्देश्य क्या है कि जो आवासीय हो गए और यानी डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों पर्पज से 6000 मेगावाट क्या करना है? सौर छत जो संयंत्र है इसको स्थापित करना है। कितना है? 6000 मेगावाट का। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में नितिन गुप्ता का कार्यकाल जो है 2024 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? 2024 तक। 9 महीने के लिए इनका कार्यकाल को बढ़ाया गया है। ओके, ये 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन ये जून तक इनका बढ़ा दिया गया 30 जून 2024 कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी या केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत एक क्या है? वैधानिक निकाय है। इसको ध्यान रखना है। ये किस प्रकार का निकाय है? यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय है। मैंने आप लोगों को विधि आयोग, आज का सवाल है विधि आयोग किस प्रकार की बॉडी है, किस प्रकार का निकाय है? विधि आयोग। ओके, विधि आयोग। और इसका गठन कब किया गया था? बॉडी किस प्रकार की है और इसका गठन जो है कब किया गया था? ये आज के 2 सवाल अभी तक के हैं। एंड थैंक यू सूरज, रेखा, अनु, आप लोगों के रिप्लाई जो हैं लगातार आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस तरह से क्लास में जो है रिप्लाई देते रहिए। और मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि करंट में क्या कितनी प्रोग्रेस चल रही है, क्या लग रहा है कि हाँ कितना कुछ बेनिफिट हो रहा है क्लास करने का, इसके बारे में भी जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए तो आज की ये 2 सवाल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर आदि जैसे प्रत्यक्ष कर को लगने और संग्रह से संबंधित मामलों से निपटाता है। सीबीडीटी का नेतृत्व तो कौन करता है? चेयरमैन करता है। और इसमें कितने 6 सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% का जीएसटी जो है वो लगाया जाएगा। और ये कब से होगा? 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। और किन किन चीज़ों पर है? जो सरकार की सट्टेबाजी हो गई, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, घुड़दौड़ यानी हॉर्स रेसिंग, इसके अलावा लॉटरी पर 28% जो जीएसटी लगाना है। 28% जीएसटी लगाने का फैसला जो है ये कब लिया गया है? तो 51st जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, थर्ड क्वेश्चन है कि जीएसटी ये लागू कब हुआ था? जीएसटी जो है लागू कब हुआ था? जीएसटी को लागू कब किया गया था? ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। ओके, सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरडा को अनुसूची ए में क्या कर दिया है? अनुसूची ए में इन्होंने अपग्रेड कर दिया है। बनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है जिन्होंने विजय सिंह का स्थान लिया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को क्या किया गया है? कांतार ब्रांड्स
शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके साथ ही टीसीएस क्या है, नंबर 1 पर है। एचडीएफसी बैंक सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे इंफोसिस है, थर्ड पे इंफोसिस है, हाँ। फोर्थ पर याद तो नहीं आ रहा, फोर्थ पे कौन सी है? इंफोसिस के बाद आपकी आती है, इंफोसिस के बाद कौन सी कंपनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर आपकी टीसीएस है, सेकंड पर एचडीएफसी है, थर्ड आपकी इंफोसिस है, फिफ्थ एसबीआई है, इसको ध्यान रखना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। और ये कब से कब तक चलेगा? तो यह आपका 11 दिसंबर तक चलेगा। 27 सितंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक यह जो भारतीय भाषा उत्सव चलेगा। और इसको अगर बात की जाए कि भारतीय भाषा दिवस के रूप में किस डेट को सेलिब्रेट किया जाएगा? 11 दिसंबर को। चिन्ना स्वामी की जयंती है, जो कि क्या है, एक तमिल कवि भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सेवा योजना पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है। कितने लोगों को? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सेवा योजना पुरस्कार दिया गया है। 41 व्यक्तियों को दिया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। राष्ट्रीय सेवा योजना, आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन यह पुरस्कार जो है कब से प्रदान किया जा रहा है? 1994 से यह पुरस्कार जो है प्रदान किया जा रहा है। स्वदेशी रूप से निर्मित चिप सीट या माइक्रोचिप अब भारत के नाविक को भी सपोर्ट करेंगे। यानी अब जो चिप लगाया जाएगा, पहले चिप क्या होता था, या तो चाइना मेड होता था या यूएसए मेड वगैरह, यानी वो फॉरेन मेड होता था। लेकिन अब जो है स्वदेशी रूप से उस चिप का निर्माण किया जाएगा और इसको यूज कहाँ किया जाएगा? नाविक को ये सपोर्ट करेंगे। 22वें विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र जो है बरकरार रखने की सिफारिश की है। और सहमति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होने की सिफारिश की है, यानी जो थी एज इट इज रखने की मांग की है। तो किसके द्वारा मांग किया गया है? 22वें विधि आयोग के द्वारा। दूसरी चीज है, आपको ये बताना है कि पॉक्सो एक्ट जो है इसका, चलिए मैं बता देती हूँ। पॉक्सो एक्ट यह एक्ट कब बना था? 2012 में। 2012 में यह एक्ट बना था। ओके, 2012 में। 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। स्वदेशी रूप से निर्मित, चलिए ये लाइन रिपीट हो गई है, नो नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CRII फॉर गुड को लॉन्च किया है। CRII फॉर गुड लॉन्च किया, किसके लिए है? तो लड़कियों और लड़कों के बीच में समानता का जो है कि उनके बीच जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए और समानता आने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत यूपी ने 100% ODF प्लस जो है हासिल कर लिया है। यानी यूपी के लगभग जो आपके बोला जाए कि 95,000 करीब 9,767 जो करीब जो ग्राम हैं, उन सबों को क्या किया गया है? वो सभी जो है खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कब स्टार्ट किया गया था? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया गया था। कांग्रेस पार्टी के नए कोषाध्यक्ष नियुक्त कौन हुए हैं? अजय माकन। भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? अमेरिका ने। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के निदेशक मंडल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं के शांता कुमार। एशियन गेम्स 2023 में किस देश ने 72 साल बाद शॉटपुट में कांस्य पदक जीता है? भारत ने जीता है 72 साल बाद। भारतीय वायुसेना किस स्वदेशी कंपनी से 156 प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदेगी? भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल से खरीदेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 13वीं महिला कौन है? अमेरिकी वैज्ञानिक 68 वर्षीय कैटलीन कारिको। नाउ कम टू द नेक्स्ट। एशियाई खेलों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं यशस्वी जायसवाल। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% का GST लगाया जाएगा। PM मेमोंटो ई ऑकशन 2023 का आयोजन कब से कब तक होगा? 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच आयोजन होगा। इसमें PM मोदी को मिले स्मृति चिन्हों की क्या होगी? नीलामी होगी। जाति आधार जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार बना है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का क्या किया गया? उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? न्यू जर्सी में। किसके द्वारा GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? सिडबी के द्वारा। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? दीपेंद्र सिंह एरी ने। ट्रैपडॉर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मेगा मोनोडोटियम मैक्लोस्की किस देश में खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में।
भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुआ पीजीआई चंडीगढ़। किस हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? वैज्ञानिक कौन है? एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। चलिए आज के हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यूज कौन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के बारे में कौन सा कथन सही है? यह 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2000 के थीम है हिंसा को ना कहें। ऑप्शन दिया गया है कि सही कोड चुने। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, क्योंकि 1 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन नहीं, कब है? 2 अक्टूबर। और उस दिन क्या है, जो अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, इब्राहिम मोहम्मद शोली, अब्दुल्ला यामीन, मोहम्मद नशीद। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, डॉक्टर मोहम्मद मोइजी, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया है? एमपी सरकार, यूपी सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी सरकार के द्वारा हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया गया है। ये 2 अक्टूबर को शुरू हुआ है और लखनऊ और वाराणसी से शुरुआत की गई है। लखनऊ और वाराणसी से, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? एमपी सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार, हरियाणा सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, बिहार सरकार। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 30 सितंबर 2023 को 28वें महानिदेशक सीमा सड़क के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का विषय है आश्रय में अधिकार है, लचीली शहरी अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर, शहरी अर्थव्यवस्था के स्तंभ, शहर बढ़े समाज बढ़े। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। लचीली शहर अर्थव्यवस्थाएं, विकास और पुनर्प्राप्ति के चालक के रूप में शहर। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम मोदी ने उज्जैन में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। सेकंड स्टेटमेंट है पीएम मोदी ने ग्वालियर और श्योपुर जिले के लिए 1530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि इसकी मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है इसकी आधारशिला उज्जैन में नहीं है। कहाँ रखी गई है? इंदौर में। बाकी ये सही है कि 1530 करोड़ रुपए की क्या की गई है? जल जीवन मिशन जो प्रोजेक्ट है 1530 करोड़ रुपए का है। कहाँ पर? ग्वालियर और श्योपुर जिले में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा किस वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में अपनाया गया? 1992, 1990, 1986, 1976। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1990। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों के किस समूह को संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कैटलिन कारिको, डू विस्मैन, एलन एस्पेक्ट और स्वेत पाम्बो, एंटोन जिलिंगर और जॉन क्लासर, बैन बार्नके एंड डगलस डायमंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैटलिन कारिको जो कि हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर है, फीमेल है, एंड डू विस्मैन जो कि अमेरिका के प्रोफेसर है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा जो स्वंते पाम्बो आप देख रहे हैं, स्वंते पाम्बो ये स्वीडन के हैं और इनको 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब? 2022 में। इनाम ध्यान रखेगा। ओके और क्यों दिया गया था? तो अनुवांशिक जेनेटिकली डिजीज के लिए, ओके जेनेटिकली साइंस के लिए इनको दिया गया था। नाउ तो आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थे दे दी गई है। इसके अलावा हम लोगों ने वन फैक्ट्स देखा एंड एट द एंड हम लोग एमसीक्यूज पे आए। इसके रिगार्डिंग अगर कहीं भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग जरूर पूछेगा और मैंने जो भी आप लोगों से क्वेश्चंस किए हैं उसके रिप्लाई भी दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स से तो उम्मीद है कि उनकी रिप्लाई आएगी, है ना। सूरज, रेखा, अनूप, आप लोग इस तरह से लगातार रिस्पॉन्स देते रहिए। मैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी से बोलती हूँ जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन उनकी इच्छा है शायद वो नहीं करना चाहते हैं रिप्लाई। ओके
तो चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट जो सेशन होगी उसमें मिलते हैं। एंड कोई भी डाउट हो, अगर लगता है कि कमेंट से क्लियर नहीं हो सकता है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।